डॉक्टर आशुतोष तिवारी जी, श्री नेत्रीवाल जी, पुस्तकालय अध्यक्ष श्री डोबरियाल जी, समस्त कर्मचारीगण और हमारे जो नाट्य निर्देशक विनोद शर्मा जी, वेद विभाग के प्राध्यापक अंकुर वत्सी और सभी जो यहाँ पर कर्मचारी हैं, गैर शिक्षण कर्मचारी हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम की आपने शोभा बढ़ाई। इस कार्यक्रम की प्रासंगिकता इसलिए भी है कि ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ पहलू है और जब प्रकृति है, पर्यावरण है, तभी हम भी हैं। भारतीय दर्शन, अध्यात्म और धर्मशास्त्रों में प्रकृति पूजा की बड़ी महत्ता है और देवी देवताओं के सदृश उनको माना गया है। हम सूर्य की उपासना करते हैं, चंद्रमा की उपासना करते हैं, नदियों की उपासना करते हैं, वृक्षों की उपासना करते हैं और पहाड़ में तो खास तौर से देखा गया है कि वृक्षों के नीचे ही देवताओं के मंदिर स्थापित होते हैं। तो यह प्रकृति पूजा का अनूठा विधान है। मैं इस कार्यक्रम में अधिक न कहते हुए मुख्य अतिथियों से निवेदन करता हूं कि वे दीप प्रज्वलन की परंपरा का निर्वाह करें। दीक्षा बिजलवाण जी और हमारे निदेशक प्रोफेसर सुब्रमण्यम जी, जाओ बेटा। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि सरस्वती मां के समक्ष दीप प्रज्वलन की परंपरा का निर्वाह करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्चराणश्च मुखाग्निरजायत। धन्यवाद। अब मैं हमारे प्रकृति के अंशरूपा मुख्य अतिथि जी श्रीमती दीक्षा बिजलवाण महोदया जी का सम्मान करने के लिए हमारे निदेशक महोदय जी से निवेदन करती हूँ, वे महोदया जी का सम्मान करेंगे। हमारे पर्यावरण के अंगभूत होते हैं वृक्ष। यह सबको सुविदित है क्योंकि वे यद्यपि हमारे तरह चल फिर नहीं सकते हैं, परंतु वो भी चेतन हैं। इस बात को हमारे शास्त्रों में भी कहा है। वे जो वृक्ष हैं वो सुन सकते हैं, रस का आस्वादन कर सकते हैं, गंध को सूंघ सकते हैं। तो इन श्लोकों को मैं अभी समयाभाव के कारण यहाँ प्रस्तुत नहीं करूंगी, परंतु उस अंग के संरक्षिका के रूप में वन का जो संरक्षण कर रही हैं, अहर्निश उसी में कार्यरत रहकर उन्होंने हमें अपना अमूल्य समय दिया है। उसके लिए मैं सधन्यवाद उनसे आग्रह करती हूँ वे आए और अपना अनुभवपूर्ण वक्तव्य से हमें लाभान्वित करेंगे। महोदया जी। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं विश्वविद्यालय के निदेशक सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस लायक समझा कि यहाँ पे आज इस विशेष अवसर पर आमंत्रण दिया। आवाज़ कम आ रही? अभी ठीक है। वैसे मुझे लग रहा है इसकी तो शायद आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि बचन भी ठीक है। तो यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजन और छात्र छात्राएं, आज सभी को आपको विदित ही है कि हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं।
देखिए, मेरा तो इसमें ये मानना है कि अगर आप सच में पर्यावरण प्रेमी हैं तो ये आज का दिवस आपके लिए नहीं है। ये आज का दिवस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पर्यावरण को किसी भी तरह की महत्वता नहीं देते। नहीं तो जिसको पर्यावरण के प्रति किसी भी तरह की कुछ संवेदना है, कुछ है, तो उसके लिए हर दिन आपका पर्यावरण दिवस है। साल में सिर्फ एक दिवस अगर हम पर्यावरण को दे रहे हैं तो ये कोई, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई उतना औचित्य है। पर किंतु हमारे समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो ये बात मानते तक नहीं है कि प्रकृति का किसी तरह का संरक्षण होना चाहिए या उसका संवर्धन होना चाहिए। तो उन लोगों के लिए जरूर इस तरह के दिवस जो है मायने रखते हैं। और मैं तो अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि मैं वन विभाग में आई हूँ, क्योंकि हमें इस प्रकृति के संरक्षण के लिए सरकार तनख्वाह भी देती है। तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बट अगर मैं साइंस डिपार्टमेंट में नहीं भी होती तो प्रकृति के लिए मेरा वो प्रेम जो था वो वैसा ही रहता। देखिए, पर्यावरण की हम जो बात करते हैं, आप लोग सभी यहाँ पे सभी विद्वान लोग हैं, पर्यावरण में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेड़ पौधे आते हैं या जानवर ही आ रहे हैं। आपके आसपास जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, आप इतना बेसिक आप जानते ही हैं कि आपका जो एक मिट्टी भी है वो आपके पर्यावरण का पार्ट है। उसका संरक्षण, उसका कंजर्वेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि अगर हम बात करें कि टाइगर का। क्यों? क्योंकि इस धरती पे, इस ब्रह्मांड पे ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका कोई योगदान नहीं हो इस पृथ्वी को। मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि जो हम होमोसेपियंस हैं, जो हमारी स्पीसीज है मनुष्यों की, शायद ये ही सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे विध्वंसकारी है। कि मतलब अगर हम शायद इस धरती पे ना हो तो ये धरती के बाकी जो जीव जंतु हैं वो बहुत खुशहाली से रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम जिस गति से विकास की ओर दौड़ रहे हैं, और वो विकास तो मुझे तो समझ में नहीं आता है कि क्या सच में इस विकास की इतनी आवश्यकता है कि हम अपनी प्रकृति की मतलब बलि दे रहे हैं उसके लिए। आप एक एग्जाम्पल में कोई भी देख लीजिए, आज के टाइम पे आपको ऐसी कोई जगह नहीं है जहां रोड नहीं जा रही है, जबकि हो सकता है कि उस गांव में सिर्फ 2 परिवार रहते हैं। बट वही है कि आज के टाइम पे हमारी मानव की इच्छाएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि हम थोड़ा सा भी कष्ट उठाने को तैयार नहीं है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं प्रकृति का ही हम बलिदान करना सबसे इजी समझते हैं कि ठीक है ये कर देंगे तो क्या दिक्कत है। जबकि ये रवैये का चेंज होना बहुत जरूरी है, तभी इस तरह के जो हम दिवस मनाते हैं ये किसी तरह से कोई सार्थक सिद्ध होते हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी जो मैं समझती हूँ कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी एक परिवार होता है, समाज की एक जो बेसिक यूनिटी है वो एक फैमिली होती है। तो परिवार में परिवार का एक सदस्य होता है जो हेड ऑफ फैमिली होता है। वो किसी तरह का कोई, या तो हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं या कोई भी जो बुद्धिजीवी होता है, वो एक उस परिवार का हेड ऑफ द फैमिली होता है, जिसकी परिवार की देख रेख का जिम्मा या परिवार के कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो उसकी उसमें भागीदारी होती है। तो जो हमारी पृथ्वी है, कहीं ना कहीं इसमें जो हम इंसान हैं वो एक हेड ऑफ द फैमिली का रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो ईश्वर ने हमें ये दिमाग दिया है वो हमें बाकी जानवरों से, बाकी स्पीसीज से अलग बनाता है। हम गलती कहाँ पे करते हैं कि हम इसी दिमाग का प्रयोग इस प्रकृति को ही नष्ट करने में कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि हमारा दायित्व क्या होना चाहिए था कि एज अ हेड ऑफ फैमिली हमारी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम हर एक छोटे से छोटे जीव और बड़े से बड़े जीव, छोटे से छोटा पौधा, बड़े से बड़ा पेड़, हर किसी की जिम्मेदारी को हम नैतिक तौर पे लें कि नहीं, कि भाई इसका ख्याल रखना भी मेरा कर्तव्य है। क्योंकि जो बाकी चीजें हैं वो ऐसी हैं जो अपनी कोई तकलीफ या कोई वो कभी बोलेंगे नहीं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम बिना बोले उन चीजों को समझें। बट दुर्भाग्य यह है कि आज के टाइम पे सारी चीजें ऐसी हो रही है कि वो कहते हैं ना कि जो रक्षक है वही भक्षक बना हुआ है, और ये इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता है। मैं जहां तक समझती हूँ, आप जो नए बच्चे बैठे हैं, आप यकीन मानिए कि 10 से 15 साल, हम बहुत ज्यादा दूर की बात भी नहीं करेंगे, 10 से 15 सालों में ये पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी। वो मैं क्यों कह रही हूँ, और मैं बहुत दूर की बात नहीं कह रही हूँ कि हाँ हम 50 से 100 साल का वेट करें, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है। ये वो लोग समझते हैं जो या तो कुछ रिसर्च पढ़ते हैं तो उनको पता है कि हाँ ये एक्चुअल में चीजें हो रही हैं। इंटरनेशनल लेवल पे क्यों आज के टाइम पे हर कोई एनवायरमेंट की बात कर रहा है? क्यों? क्योंकि जो
इन चीजों में हैं, जो रिसर्च करते हैं, उनको पता है कि हम कितनी स्पीड से हम जो है प्रकृति को दोहन करने पे लगे हैं। अगर आपको पता हो तो मैं बता दूं कि आपने अभी तक जो है मतलब जब से ये ब्रह्मांड बना है 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं धरती पे। इसका क्या मतलब है कि बहुत गति से एक साथ बहुत सारी स्पीसीज का खत्म होना। और अभी जो अभी का समय चल रहा है, हम 6th मास एक्सटेंशन के दौर में हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी हम पर डे के हिसाब से कई ऐसी हमारी स्पीसीज है जिनको हम खो रहे हैं। एक आम आदमी के लिए वो चीजें उनको पता नहीं होती है, बट अगर आप थोड़ा सा भी अगर आज भी घर जाके आप गूगल करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। और मैं क्यों कह रही हूँ कि इस धरती पे कहते हैं ना कि ईश्वर ने कोई एक छोटी सी चीज भी ऐसी नहीं बनाई है जिसका कोई महत्व ना हो। आपने पढ़ा होगा कि जैसे अगर, और ये बहुत वैसा एग्जाम्पल है कि लोगों को पता है कि अगर इस धरती से सारी मधुमक्खियां खत्म हो जाएंगी तो हम 1 से 1.5 साल में हम पूरी की पूरी धरती खत्म हो जाएगी। तो तब अब अगर आप ये देखिए कि देखिए एक मधुमक्खी दिखने में कितनी दिखती है, छोटी सी, लगता है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, बट उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि अगर वो नहीं है तो हम भी आने वाले टाइम पे खत्म हो जाएंगे। तो पर्यावरण को बचाने की जो बात है, मैं हर जगह जब भी कहीं जाती हूँ तो मैं सिर्फ उनको ये कहती हूँ कि पर्यावरण को बचाना क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि हमको खुद को बचाना है। क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान से बड़ा सेल्फिश कोई जीव इस धरती में नहीं है। तो अगर हम ना करें किसी और के लिए, ना बोले हम कि हमको टाइगर को बचाना है, एलिफेंट को बचाना है, राइनो को बचाना है, भाई हमें खुद को बचाना है। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो कम से कम शायद ये बात ऐसी हो कि हमें लगे कि नहीं चलिए तब तो पर्यावरण को बचाएं। मेरी खुद की छोटी बेटी है, तो उन बच्चों को देखकर खासकर, क्योंकि हमने तो जैसा भी है, पर जैसा भी नहीं मतलब अच्छा ही समय इस धरती पे कुछ साल तो निकाल ही लिए, बट जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं और जो इस धरती पे आ भी चुके हैं जो बच्चे, उनको हम क्या इस धरती में आगे देंगे? आप जानते हैं आज के टाइम पे अगर आप अभी भी चेक करेंगे तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो आपको देवप्रयाग में भी सही नहीं मिलेगा, वो गुड की कैटेगरी में यहाँ पे भी नहीं आता। तो आप सोचिए कि आपने हवा है जो मतलब बेसिक है आपके सर्वाइवल के लिए, आपने वो तक शुद्ध नहीं छोड़ी है। पानी तो बहुत दूर की बात, पानी तो आप जानते होंगे कि देवप्रयाग और इसका आसपास के पूरे क्षेत्र में ये पूरा वैसे ही ड्राई एरिया है। वो तो इस बार पता नहीं किस तरह से कुदरत थोड़ा मेहरबान है कि बारिश हो रही है, और वो भी पता नहीं कि आगे मानसून टाइम पे होगी, बरसातें नहीं होगी, बट पानी की दिक्कत तो हम वैसे ही फेस कर रहे हैं। आपके नॉलेज के लिए एक चीज और बता दूं कि हमारे देश में ऐसी बहुत सारी हमारी सिटीज हैं जहां पे ग्राउंड वाटर 0 हो चुका है। और ये तो मैं उनकी बात कर रही हूँ जहां पे बहुत ज्यादा दोहन हुआ होगा, जैसे तमिलनाडु, मतलब बहुत बड़ी, जैसे तमिलनाडु की आप बात करोगे तो तमिलनाडु के पूरे स्टेट में ग्राउंड वाटर 0 हो चुका है। वहां पे पानी क्या कर रहे हैं, ओशन से आप उसको पूरा मतलब ट्रीटमेंट देके और तब सप्लाई किया जा रहा है, जो कि एक बहुत एक्सपेंसिव वो है, उसमें भी ट्रीटमेंट में बहुत खर्चा आता है। तो वो तो चलो एक स्टेट की बात है। ऐसे आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बड़ी बड़ी शहर हैं, आप आए दिन देखो कि वहां पे ग्राउंड वाटर जो है 0 हो गया। तो क्या रीजन है इस तरह की चीजों का, ग्राउंड वाटर की जरूरत? क्या हमें चीजें पता नहीं कि क्या चीज कैसे होनी चाहिए थी? हम डेवलपमेंट के नाम पे इतनी इस तरह से और बिना सोचे समझे जो डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, वो सबसे ज्यादा हार्मफुल है। कि हमें नहीं पता कि मान लीजिए आप खुद ही सोचिए, मान लो ये देवप्रयाग है, इसमें अगर हम पूरी की पूरी जमीन को कंक्रीट कर दें, सीमेंटेड कर दें, तो जो ये बरसात का पानी है कहाँ जाएगा? इसको ग्राउंड में जाने का तो कोई हम मौका ही नहीं देंगे, तो ये कहाँ से आपके जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करेगा? उल्टा ये आपका क्या करेगा, फ्लड जैसी सिचुएशन को क्रिएट करेगा कि आप, क्योंकि प्रॉपर ड्रेनेज को हम कुछ दे नहीं रहे हैं, तो एट देन वही होता है। यही कारण है कि हमारे पहाड़ों में भी अब फ्लड जैसी सिचुएशन होती है आए दिन, कभी यहाँ कुछ हो गया, ये सब चीजें। तो देखिए कुल मिला के सारी मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो सिर्फ इतना है कि हर एक आदमी को ये अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जाके डेवलपमेंट के काम रुकवा दीजिए, वो आपके और मेरे औकात के बाहर है। जो चीजें गवर्नमेंट अपने लेवल पे करेगी या कोई भी आदमी अपने लेवल पे कर रहा है, बड़े बड़े काम हम नहीं रोक सकते हैं। खासकर अगर हम तो सरकारी उसका हिस्सा है, तो हमें तो कई चीजें ऐसी होती है जो हमें गलत लगती है, पर अगर सरकार का निर्णय है तो हमें तो उसको करना है। बट उसके अतिरिक्त आप सिर्फ इतना देखिए कि अगर आपके लेवल पे आपको लगता है कि कोई चीज सही नहीं है हमारी प्रकृति के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, अभी भी हमारे जो है पूरे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का कैंपेन चलाया जा रहा है। तो उसका सिंपल सा मतलब है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में कम से कम ऐसी चीजों पे ध्यान रखें कि
कहीं आप कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जो प्रकृति को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाता हो। और आज के टाइम में हमारी प्रकृति को अगर सबसे ज्यादा कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो है प्लास्टिक। प्लास्टिक आज के समय में हमारे जीवन में इस तरह से घुस गया है कि अगर शायद आप भी कोई अगर अपना अभी बॉडी चेकअप कराएंगे ना, तो आपके बॉडी में भी 100%, मोर देन 100% माइक्रोप्लास्टिक निकलेगा। ये इतना हार्मफुल है कि हम अभी के ये तो हमारे उसमें, क्योंकि वो भी तब जब हम तो वो है ना, हमारे पास थोड़ा ब्रेन है, हम सोच समझ के चीजें खाते हैं पीते हैं, तब भी हमारी बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक एंटर कर चुका है। तो आप ये सोचिए कि जो हमारे जीव जंतु है, हमारी मिट्टी है, उसको हम कितना ज्यादा प्रदूषित कर चुके हैं। आप जो मैं मास एक्सटिंक्शन की बात कर रही हूँ, उसमें हमारी ज्यादातर जितनी भी स्पीसीज है हमारे ओशन में सबसे ज्यादा है। उन स्पीसीज को सबसे ज्यादा खतरा किस वजह से? प्लास्टिक से। आप ये देख रहे हैं कि अगर आप अभी भी देवप्रयाग में जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे, आपको प्लास्टिक हर जगह पे दिखेगा। इतना टूरिस्ट आता है, आपको मतलब माइक्रो सेकंड भी नहीं लगता है सोचने में, आप ऐसे प्लास्टिक का कचरा ऐसे उड़ा देते। वो प्लास्टिक एट द एंड कहाँ जाता है? वो हमारे नदियों के जाएगा, नदियों में थ्रू लास्ट में हमारे सी में, सी से ओशन में। तो कुल मिला के वो फिर हमारे जो भी हमारे सी के जो भी हमारी स्पीसीज है उनको नुकसान पहुंचाता है। मिट्टी तो हमने अपनी खराब कर ही दी है, वो बहुत सारे रीजन है उसके पीछे। बट मैं जो आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप अपने लेवल पे, जैसे एक एग्जाम्पल की बात है कि जैसे अभी का, मैं अभी के उसमें अगर कोई बोलूँ, जैसे कहीं पे जंगल में आग लगती है, हम अपने लेवल पे बहुत कैंपेन चलाते हैं, लोगों को सेंसिटाइज करते हैं कि आग मत लगाओ, तो भी लोगों को कुछ होता है ना शरारती तत्व, तो उनको तो लगानी होती है आग। उसमें मेरा मानना क्या है कि कोई भी आदमी अगर अपनी सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी ये समझे कि अगर कहीं पे आग लगी है और वो इस चीज का वेट ना करे कि नहीं कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आएगा या कोई और भी रिस्पॉन्सिबल कोई डिपार्टमेंट है तो उससे आएगा और तब इस आग को बुझाएगा। उतने में होता क्या है कि मान लीजिए हमको अगर कहीं पे जाना है, तो देखिए जंगल का इतना वास्ट एरिया होता है कि, और हमारे पास किसी भी डिपार्टमेंट में स्टाफ की बहुत शॉर्टेज होती है। तो हर एक आदमी का, खासकर पहाड़ों में आपको पता है किस तरह से जाना भी इतना मुश्किल होता है। तो पॉसिबल नहीं होता है कि एक डिपार्टमेंट का आदमी जाकर जंगल की आग को बुझा दे। वहीं अगर हम लोग ही थोड़ा सा संवेदनापूर्ण रहे, तो अगर आदमी को लगता है कि मेरे बगल में आग लग रही है और ये आग जल्दी कहीं फैल जाएगी, तो आप तुरंत जाकर उसको बुझा दीजिए, बजाय इसका कि कोई आप वेट करेंगे कि नहीं डिपार्टमेंट से कोई आएगा तो मेरा क्या जाता है जलने दो जंगल को। तो ये छोटी सा एग्जाम्पल है। ऐसे ही जैसे जानवरों की बात करूं, यहाँ का हमारा पूरा क्षेत्र जो है, यहाँ पे लेपर्ड की डेंसिटी अच्छी खासी है। तो मैंने अक्सर क्या देखा है, जो मैंने लोगों का रवैया देखा है लेपर्ड, अभी खुशकिस्मती से हमारा 1 से 1.5 साल में पिछले अभी कोई लेपर्ड का हमारे यहाँ पे कोई ऐसा मतलब मैन पे किसी पे अटैक नहीं हुआ है, लेपर्ड ने किया नहीं है। हमारी इस तरफ टिहरी की तरफ, पौड़ी में तो शायद अभी होते हैं, पर हमारे यहाँ पे फिर भी चीजें ठीक है अभी। बट लोगों का रवैया क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कहीं पे लेपर्ड दिख भी रहा है, तो लोगों को होता है कि नहीं इसको आप मार दीजिए या इसको कहीं ले जाइए। ये क्या है, ये रवैये में प्रॉब्लम है। हमें लगता है कि जंगल है तो हमारे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उन जंगलों पे शायद जितना हमारा अधिकार है उनसे कहीं ज्यादा उन जंगली जानवरों का है। तो वो हमारी जब संवेदना धीरे धीरे खत्म होती है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब हम तो फिर भी चलो कोशिश करते हैं, बट आप लोगों के माध्यम से मैं फिर भी एक चाहते हैं कि आप लोग अगर अपने लेवल पे भी अपनी फैमिली या अपने आस पड़ोस में भी ये मैसेज कन्वे करें कि भाई वो जंगल तो उनके ही है। हाँ, आपको हम ये नहीं कहते हैं कि एक इंसान की जान की कीमत जानवर से कम है, सीधी सी बात है, इंसान की कीमत हमारे लिए भी ज्यादा ही है। बट क्योंकि हम समझदार हैं, हम जानवर को नहीं कर सकते कि नहीं भाई तू इधर से मत जा या इधर मत आ। बट हम समझदार हैं तो कम से कम हम अपने के लिए एक सेफ्टी के उसमें सोच के कि भाई हमारे लिए क्या सुरक्षित रहेगा, उस तरह से बिहेव करिए, बजाय इसके कि नहीं भाई लेपर्ड को भगा दो यहाँ से। लेपर्ड हो, बंदर हो, कोई भी हो, लोगों का रवैया इसलिए होता है कि नहीं इसको तो आप हटाइए, इसको उठाइए। तो वो क्या है, वो रवैये का दिक्कत है कि आपका जो पर्सपेक्टिव है वही गलत है। हमारे जो पूर्वज हैं वो हमसे ज्यादा घने जंगलों के बीच में, जंगली जानवरों के बीच में रहते थे, पर उस समय में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन उतनी नहीं थी जितनी आज के टाइम पे। क्यों? कहीं ना कहीं इसका रीजन वो हमारा नजरिया ही है, क्यों हम खुद को और जानवरों को अपने से अलग समझते रहते हैं कि नहीं इंसान है भाई तो इंसान तो ऐसे रहेगा और जानवर है तो इसकी बाउंड्री है, जंगल से बाहर ना आए। जबकि आप अगर, मुझे तो लगता है कि अगर कोई भी आदमी अपने आप को जानवर की जगह पे रख के सोचेगा तो आपको खुद महसूस होगा कि हम लोगों ने किस तरह से उनके पूरे घरों को डिस्ट्रॉय कर दिया है।
सारे जंगल बीच में आपने रोड हो या किसी ना किसी तरीके से तोड़ दिए हैं। जानवरों को क्या होता है, उनकी अपनी जेनेटिक मेमोरी होती है, जो उनकी, मान लो एक लेपर्ड है, उसकी कई पीढ़ियां जिस रास्ते पे चली होंगी, वो नया बच्चा जो धरती पे आया भी होगा उसके दिमाग में वो फीड होगा कि उसको किस रास्ते पे जाना है, अब वो उन्हीं रास्तों पे चलता है। बट आज के टाइम दिक्कत क्या होगी कि रास्ते तो आपने बीच में तोड़ दिए सारे, कहीं से रोड निकल गई, किसी का घर निकल गया, किसी की दुकान आ गई, और अब हम सोचते हैं कि नहीं, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, लोगों के घरों पे आ रहे हैं। तो देखिए, कुल मिला के थोड़ा सा अपने रवैये को इस तरह से कर दे कि भाई प्रकृति के लिए जितने जरूरी हम हैं, और शायद हम तो जरूरी उतने हैं भी नहीं, पर बाकी जानवर भी बहुत जरूरी है, चाहे वो एक छोटा से छोटा जानवर हो, बड़े से बड़ा जानवर हो, सबको इम्पोर्टेंस देते हुए। और अगर आपकी नज़र में कभी आपको लगता है कि कहीं पे कोई ऐसा काम हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आप वन विभाग को सूचना दें, उसके लिए जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हमारे स्तर से की जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद महोदया, आपके वक्तव्य से अवश्य ही हमारे नैतिक मूल्य सकारात्मक प्रभावित हुए हैं। तो आपके वक्तव्य का जो सारांश था, भावुक होना तो हर व्यक्ति होता है भावुक, पर संवेदनशील होना भी बहुत जरूरी है। वह तभी होगा जब हम पर्यावरण के साथ अन्योन्यता बनाकर चलेंगे। अब मैं हमारे परिसर के निदेशक महोदय, जिनसे हम हमेशा नया उत्साह प्राप्त करते हैं, जिनके उद्बोधन से नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं, उनसे मैं निवेदन करती हूँ वे अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करेंगे। यद्भासा भासते नित्यं जगते तच्चराचरं तमादिपुरुषं देवं भास्करं समुपास्महे। नमस्सभाये। आज विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में दीक्षा विजयवान जी, हम ये जानते हुए भी आप व्यस्त हैं, अति व्यस्त हैं, तब भी हम कुछ कारणों से उस आग्रह को दोहराना पड़ा हमें, और आपको पूरा कष्ट उठाना पड़ा है। और मैं उस संदर्भ में चलता हूँ। ये जो आप भी नई आई हैं यहाँ पर, और मैं भी नया आया हूँ, और इस भवन के बारे में जो आम रास्ते में चलने वाले जो लोग हैं, वो उसको कोई लोग होटल समझते हैं, तो कोई अपना महल समझते हैं और चले जाते हैं। और ये एक विश्वविद्यालय का परिसर है, और